नमस्कार, जय श्री स्वामीनारायण। आज हम पढ़ेंगे कक्षा क्लास 8 का लाख की चूड़ियाँ, जो एक कहानी है। उसके लेखक हैं कामता नाथ। लाख की चूड़ियाँ, इसमें लेखक का कहने का प्रयास है कि मशीनीकरण के कारण आज के समय में जो पूर्वजों का जो उद्योग था वह नष्ट होते जा रहा है। इस कहानी में उन्होंने यह दर्शाने का प्रयास किया कि लेखक ने जो कामता नाथ हैं वो बताते हैं कि जब वो बचपन में गांव अपने नानी के घर जाते थे तो लाख की चूड़ियाँ वो बनते हुए उन्हें देखा। मशीनीकरण के कारण कांच की चूड़ियाँ चलने लगी और वह लाख की चूड़ियों से अच्छी और आकर्षित दिखती थी। उसका मूल्य भी कम था। लेखक का कहने का प्रयास यह है कि मशीनीकरण के कारण आज जो पुश्तैनी जो उद्योग है वह धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। लेखक यहाँ एक बदलू काका, जिन्हें वो बोलते हैं, उनकी कहानी है। वह लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं। उनके मर्म, उनकी पीड़ा को यहाँ उन्होंने दर्शाया है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने इस कहानी के अंदर लेखक का जब ननिहाल जाते हैं उसका वर्णन मिलेगा। उसके बाद गांव में लेखक के प्रिय बदलू काका, उनका वर्णन मिलता है। लेखक का मामा के घर जाने के उत्साह जो वो भी देखने को मिलता है। और तो और उसमें चूड़ियाँ किस प्रकार बनती हैं यह भी प्रक्रिया दिखाई गई है। लेखक अपने इस कहानी के माध्यम से वो हर बात कहना चाहते हैं जो एक उद्योग, जो पुश्तैनी उद्योग में, और जो उसकी पीड़ा है, जो जब किसी कार्य का अंत होता है तो जो उसका पीड़ा है वह दर्शाया गया है। आइए अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। बदलू लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव का अर्थ होता है शौक यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी धकती रहती जिसमें वह लाख को पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के वह चूड़ियाँ बनाया करता। पहले आइए हम लाख की चूड़ियों का पहले जो कठिन शब्दार्थ है वह जानने का प्रयास करें। लाख का अर्थ है लाल रंग का एक पदार्थ जो हम उपयोग उसका डाक यानी पोस्ट के लिए करते हैं। कोई भी हमारे सरकारी दस्तावेज होते हैं तो वो एक लाख का होता है, एक रेड रंग का पदार्थ होता है, वह ठोस पदार्थ, उसको हम पिघला कर उसको लगाते हैं। मन मोह लेना, आकर्षित करना। सहन, आंगन, भट्टी, अंगीठी, मणिहार। यहाँ मणिहार का अर्थ है चूड़ी बनाने वाला, जो चूड़ी बनाते उन्हें गांव की भाषा में मणिहार कहते हैं। वस्तु विनिमय, वस्तुओं का आदान प्रदान, यानी हम कोई वस्तु देकर उससे दूसरी वस्तु प्राप्त करना, ना कि पैसे प्राप्त करना। वस्तुओं का यानी आदान प्रदान। सुहाग के जोड़े, शादी के समय पहनने वाली चूड़ी यानी जो होती है सुहाग का जोड़ा जिसे बोलते हैं या सुहाग की चूड़ी बोलते हैं, उसका तात्पर्य यहाँ पर यह है। बहुधा मतलब बहुत प्यारा। आइए अब आगे चलते हैं। स्मृति पटल यानी याददाश्त, चित्र उतारना, तस्वीर खींचना। नसें उभरना, जब व्यक्ति वृद्ध होने लगता है तो क्या होता है, उसकी नसें दिखने लगती हैं। यहाँ पे वही अर्थ है, शरीर की नाड़ियाँ दिखाई देना, यानी जो शरीर की नसें होती हैं
वो दिखाई देना। हाथ काटना, अपंग बना देना। यहाँ पर जब मशीनीकरण हो गया, कहने था मशीनीकरण जब आ गया, जब मशीनों से चूड़ियाँ बनने लगी तो क्या हुआ, उस लाख की चूड़ियाँ बनना बंद हो गई, यानी उनका हाथ पर करने यानी रोजगार यानी उनका रोजी यानी उन्हें पैसे उसके बदले उन्हें कुछ नहीं मिलता, यानी अपंग हो जाना। फिर लहक कर यानी खुश होकर। बखत का अर्थ होता है यहाँ पर बखत का अर्थ होता है, यह गाँव की भाषा का प्रयोग किया गया है। बखत का अर्थ होता है समय। फब यानी खिलना। 10 आने, पुराने समय में 10 आने यानी 60 पैसे को 10 आने बोला करते थे, यानी एक आने में 6 पैसे हुआ करते थे। यह पुराने समय की बात थी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लेखक कहने का प्रयास करे कि जब वह लेखक अपने ननिहाल की बात यहाँ पे बता रहे हैं कि जब वो जाते थे, उन्हें नानी घर जाने के लिए, ननिहाल जाने के लिए बहुत वो उत्साहित रहते थे। और क्या करते कि जब वो गांव यानी अपने मामा के घर जब जाते थे, नानी घर जाते थे, तो वहाँ पर मामा का घर था, यानी मामा के घर मामा हुए, तो वहाँ पे एक काका थे जो लाख की चूड़ियाँ बनाते थे। तो वो उसे वैसे तो लेखक को उन्हें बदलू का मामा कहना चाहिए, लेकिन गांव के उस ननिहाल के जो गांव के बच्चे थे, वो सारे बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। इस कारण लेखक भी उन्हें बदलू काका कहते थे। जब भी वो छुट्टियों में गर्मी की छुट्टियां तो वह वहाँ जाने के लिए ललायत रहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जाते और बदलू काका उन्हें लाख की छोटी छोटी गोलियां बनाकर दिया करते थे, जिसके कारण लेखक के पास ढेर सारी लाख की गोलियां होती थी। और वो हर बच्चों को अपनी ओर, जब वो छुट्टियों से वापस आते अपने घर, तो वो लेके आते और वो हर बच्चों का मन मोह लेती थी। और अब बता रहे लेखक यहाँ वर्णन करते कि बदलू काका का घर कैसा है। उनका घर बताते एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ था और वहाँ पर एक अंगीठी यानी भट्टी जलती रहती थी, और वहीं बदलू काका लाख की चूड़ियाँ बनाते थे। आगे चलते। मुलायम होने पर उसे सलाखों के समान, सलाखें यानी लोहे की छड़ को बोलते हैं, पतला करके चूड़ी का आकार देते। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। यानी लेखक यहाँ पे बता रहे कि लाख की चूड़ियाँ किस तरह बनती हैं कि वो लाख को गर्म करते और उसको जब ठंडी होती तो सलाखों से यानी छड़ी से वो घुमाते, और बेलन नुमार यानी उनके पास कई प्रकार के लकड़ी के सांचे थे। फिर कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ियाँ आकार देकर वह मुंगेरों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ चूड़ियाँ बन चुकने के पश्चात उन पर रंग करता। यानी जब लाख की चूड़ियाँ बन जाती, जब वो ठंडी हो जाती, तब वह उस पर बदलू काका उस लाख की चूड़ियों पर रंग चढ़ाते। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता। मचिया का अर्थ होता है पीढ़ा यानी बैठने की चौकी, जो बहुत पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह लाल कहा करता था, वह मुझे लाल कहा करता था, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार की चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ा कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू कलाई हो। नववधू यानी अर्थ होता है नई दुल्हन। यहाँ पर गांव की भाषा का अति सुंदर प्रयोग किया गया है। लेखक यहाँ बोले हैं जब वो छुट्टियों में मामा के घर आते, वो दोपहर के समय बदलू काका के पास ही रहते। वो उनको लाख की चूड़ियाँ बनाते हुए देखता, और बदलू काका जो चूड़ियाँ थे उनके मच्छी के पास ही उनका हुक्का रहता था, और जब भी लेखक उनके पास पहुँचते तो वह उनके लिए भी वहाँ मच्छियाँ मंगाकर अपने पास ही बिठाते थे। बदलू मनिहार था। मनिहार यानी चूड़ी बनाने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, और वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ की खपत भी थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ
उसकी बनाई चूड़ियाँ पहनती थीं। आसपास के गांव के लोग भी उसी चूड़ियाँ ले आते थे, परंतु वह कभी चूड़ियों के पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिरकार सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता था। मुझे याद है मेरे मामा की यह किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। यहाँ लोहे लगने का अर्थ होता है कठिनाई से। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलते, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए भी मिलते सो अलग। यानी लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि बदलू कौन है? बदलू यहाँ पर चूड़ी बनाने वाला है और उसका यह पैतृक पेशा यानी पैतृक उद्योग है। वो क्या करता था? अभी भी वो वस्तु विनिमय पर विश्वास करता था। यानी जब वो चूड़ी बनाता था तो क्या करता था? जो लोग उसे चूड़ी ले जाए और उसके बदले वो अनाज या कुछ अन्य वस्तुएं लेता था। लेकिन अगर उससे कोई मुफ्त में भी ले जाए तो वो चूड़ियाँ दे देता था। लेकिन विवाह के अवसर पर वह चूड़ियों के मूल्य में कोई कमी नहीं करता था। वह अपनी जिद पर ही अड़ा था, क्योंकि उस समय वह पूरी कसर निकालता, यानी कि वह सुहाग के शादी में विवाह पर वो लोग क्या करते थे कि चूड़ीहार को ही लोग उस समय बुलाया करते थे चूड़ी पहनाने के लिए नववधू को। तो वो उस समय एक भी रुपए यानी एक भी मूल्य कम नहीं करता था। वह उस समय वस्तु की जगह पर रुपए, अनाज और अपनी घरवाली के लिए, अपनी स्त्री के लिए कपड़े और खुद के लिए भी पगड़ी लेता था। लेकिन लेखक अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि उनके घर में जब शादी पड़ी तो क्या हुआ? थोड़ी सी वो विवाद पर वह बिगड़ गया, उसको मनाना बहुत ही मुश्किल हुआ। फिर यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ता में कि जल जाता और कभी कभी 2-4 बातें भी सुना देता। मुझे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी ये ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और भी उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहनेंगे तो मोच ना आ जाएगा। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर यानी आवभगत भी करता। जिन दिनों उसकी गाय को दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ 2-4 आम खाता। परंतु इस बातों के अतिरिक्त जिस कारण अतिरिक्त का अर्थ है कि फालतू मुझे अच्छा लगता था वह था कि लगभग यानी तकरीबन रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बनाता। लेखक यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि वह मुझसे उसको वो क्या इसमें कहना था कि बदलू की चिड़ क्या थी कि बदलू जब किसी स्त्री को लाख की चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ पहन देता तो वो चिढ़ जाता था। क्यों? क्योंकि कांच की चूड़ियाँ लाख की चूड़ियों की जगह धीरे धीरे लेने लगी थी। फिर वह जब लेखक उसके पास जब भी आता तो वो उसे शहर के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, पूछा करता है कि तुम्हारे घर में कैसा है, वहाँ के शहर के लोग कैसे हैं, इन बारे में। और जब लेखक बताता है कि वहाँ पर अधिकतर औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं तो वो एकदम अंदर से चिढ़ जाता, उसको अंदर से एकदम क्रोध आ जाता। कहता हाँ, वहाँ की शहर की औरतें नाजुक होती है। वो ताना भी मारता है यहाँ पर कि हाँ, वह अपने पति के हाथ डालकर घूमती हैं तो उनकी कलाई तो नाजुक होंगी, वो लाख की चूड़ियों का बोझ मतलब भार कहाँ सह पाएंगी। फिर बदलू क्या था? फिर कभी कभी लेखक का बहुत आवभगत भी करता था। जब उसके घर में गाय दूध दे तो वो मलाई वाला दूध लेखक के लिए रखता था और आम भी साथ में रखा करता था। अब आगे बढ़ते हैं। मैं बहुधा का अर्थ होता है बहुत बार।
हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आधा महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि का अर्थ होता है समय तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो गया चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर जा चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। अब यहाँ लेखक कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जब वो बहुत हमेशा छुट्टियों में अपनी नानी घर जा करते थे, लेकिन इस बार उनके पिताजी का कहीं दूसरी जगह तबादला हो गया तो क्या काफ़ी यानी कितने सालों बाद 8-10 सालों के बाद वो अपनी नानी घर गए। अब वो थोड़े बड़े हो चुके थे। उन्हें अब जो लाख की गोलियां बदलू बना के देता था उसको में अब उनकी रुचि नहीं रह गई थी। वो अपने मामा के घर विवाह में गए थे। फिर उन्होंने यहाँ बताते कि वो काफ़ी टाइम फिर उनके मामा उनके घर पे नहीं होते हैं और उनकी मामा की जो छोटी बेटी होती है वो क्या करती है, वो कांच की चूड़ियाँ पहनती रहती है। और उस समय बरसात का मौसम होता है। वो क्या होता है, जब बरसात के समय में उसकी मामा की लड़की जब जाती है तो वो फिसल कर गिर जाती है। तब उसके हाथ में कांच की चूड़ियाँ धंस जाती हैं। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि तभी उनको इतने दिन हुए उनको गाँव आए हुए मामा के घर, लेकिन कभी उनको बदलू का ख्याल नहीं आया। जब अचानक उनकी छोटी मामा की लड़की यानी उसकी छोटी बहन के हाथ में चूड़ी लगती है, उससे चोट लग जाती है, तब उन्हें बदलू का ध्यान आता है। तब वो सोचते हैं मुझे आए हुए कितने दिन हो गए, चलो मैं बदलू काका से मिलकर आता। लेखक बदलू काका के पास जाते हैं और उनको नमस्ते करते हैं। लेकिन बदलू काका लेखक को यानी नहीं पहचान पाते हैं। तो वो नमस्ते का जवाब देते हुए बैठ जाते हैं और उसका स्वागत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बदलू भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। यानी वह लेखक वो सोचता है कि कौन है, फिर उनको याद आता है तो फिर वो लल्ला बोलते हैं, क्योंकि लेखक को बचपन में भी वह लल्ला ही कहकर बुलाते थे। फिर वो बोलते हैं बदलू काका, अरे लल्ला आओ, अब बहुत दिनों के बाद गांव यानी इधर की ओर तरफ आए हो, यानी कहाँ पर, ननिहाल। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। लेखक क्या बोलते हैं, हाँ बहुत समय तक मैं इधर नहीं आ पाया। फिर वो बताते हैं कि मेरे पिताजी का क्योंकि तबादला हो गया था। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मच्छिया ही नजर आई और ना ही भट्टी। यहाँ पे लेखक को आश्चर्य लगना, बदलू काका की मच्छिया और जो भट्टी जिस पर वो लाख की चूड़ियाँ बनाते थे वो उन्हें नजर नहीं आता। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदर कांच की चूड़ियाँ में होती है सुंदरता, वो लाख में कहाँ संभव है। संभव का अर्थ है जो हो सके, ठीक है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। लेखक बोलता है कि आपकी मच्छियाँ नहीं है, आपका भट्टी नहीं है। तो वो बताता है बेटा आजकल सब कार्य मशीन युग आ गया, मशीनीकरण का युग हो चुका है, जिसके आजकल
कांच की चूड़ियाँ मशीनों से बनती है और वो भी सुंदर सुंदर, तो मेरी लाख की चूड़ियों को कौन पूछेगा। तो लेखक यहाँ पर जवाब देते हैं कि नहीं काका, बोलते हैं कांच चूड़ियाँ खतरनाक होती हैं। अब यहाँ पर बदलू और क्या बोलते हैं, नाजुक तो फिर भी होती है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था यानी आयु के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों और पैरों और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली का अर्थ होता है कि सिर्फ खांसी जो आती वो, फिर यही महीने 2 महीने में महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा यानी दुख छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत ही अच्छी है, उसने लहक कर खुश होकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब को संबोधन करते हुए सामने की ओर होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जब वो उनको देखते हैं कि उनका कुछ भी नहीं है, फिर उसी दौरान बात के दौरान बदलू काका को खांसी आती है। लेकिन बदलू काका जब वो खांसते हैं तो लेखक का अजीब फेस और देखकर वो शंका भाव देते हैं। शंका की बदलू काका शंका ये भाव देते हैं कि लेखक को कहीं न लगे कि उन्हें कोई अलग तरह की बीमारी है। लेकिन फिर वो खुद ही बोलते हैं कि नहीं, मुझे खांसी कई दिन से आ रही है, वो 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। फिर कुछ देर शांत माहौल होता है। लेखक फिर बोलता है कि मैंने बात बदलते हुए पूछा कि काका, आम तो इस बार आम का मतलब आम के बारे में पूछते, बोलते हैं हाँ हाँ लला, इस बार आम हुए। तो वो फिर अपनी बच्ची को यानी अपनी बेटी को आवाज़ लगाते हैं और वह आम लेकर आती है। लेकिन तभी भी बोलते हैं कि नहीं लाल काका, इस बार आम मैंने बहुत खाए हैं। तो काका वहाँ पे कहता है कि नहीं नहीं, इस बार मैं तुम्हें हर मतलब बिना आम खाए हुए कैसे जाने दूंगा। आगे बढ़ते हैं। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखते थे। यानी क्या था कि जब बचपन में जब वो लेखक मामा के घर आते थे तो काका क्या करते थे, उसके लिए दूध वाला मलाई जो होता था वो रखते थे और आम भी साथ में रखा करते थे। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय का है कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत ही काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा। वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम, चौगुना मीन्स के 4 गुना आम एक बखत में यानी एक समय में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटा, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी यानी लाल वाले देना। देखो लाल कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। यहाँ पर लेखक अब यहाँ पर खाने पीने की थोड़ी बात होती है। लेखक अपने जब बचपन में आते तो बात याद आती है। फिर काका कहते हैं अपनी बेटी से कि इसे कुछ आम छांट कर अच्छे आम, सिंदूरी आम दो। तभी लेखक की नज़र रज्जो के हाथ पर पड़ती है। यहाँ पर रज्जो ने 5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथ पर ठिठक गई। मतलब ठिठकना में से ठहर गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी यानी सुंदर लग रही थी, खिल रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ी बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। यहाँ लेखक का कहने का प्रयास है कि जब वो रज्जो के हाथ में लाख की चूड़ियाँ तब देखते हैं तो काका जो बदलू काका होते हैं वो उसकी नज़र को भाग जाते हैं। तब वो वहाँ पे बताते हैं कि यह मेरे हाथ की बनाई आखिरी लाख की चूड़ी है
जो मैंने जमींदार यानी जो थे उनकी बेटी के लिए बनाया था, लेकिन उन्होंने मुझे सही मूल्य नहीं दिया, इसलिए मैंने चूड़ी उन्हें जो लाख की चूड़ी है नहीं दिया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, सुहाग के जोड़े वो बनाता था। तो लेखक यहाँ पर मन ही मन बहुत खुश होता है कि बदलू काका जो था दृढ़, अपनी अटल कि वो अपना हिम्मत कभी नहीं हारा और अटल रहा कि वो एक चूड़ी जो विवाह में जो लाख की चूड़ी बनाता उसमें एक भी पैसे कम नहीं किया, मतलब वो कांच की चूड़ियों की तरह टूटा नहीं कि हाँ ठीक है चलो कम पैसे में भी चूड़ी दे दे। इसलिए अब इस कहानी का सार ये है कि मशीनीकरण के द्वारा जो उद्योग हैं वो कम होते गए और यहाँ पर उसी बदलू की परिस्थिति भी बदल गई। और तो और जो उसने अपना दृढ़ निश्चय था उसका कि वह सुहाग की चूड़ियों के दाम कम नहीं करेगा, वो उस पर अटा रहा। धन्यवाद।